छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर से पहले बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम एमआईएस के अटैक का खतरा पैदा हो गया है। ये बीमारी पोस्ट कोरोना सिस्टम्स के रूप में सामने आई है। एक स्टडी के मुताबिक संक्रमण की दोनों लहरों के दौरान अब तक रायपुर और बिलासपुर में ही 100 से ज्यादा बच्चे इससे संक्रमित हो चुके हैं। केवल राजधानी में इस तरह के 60 से ज्यादा केस आ चुके हैं। इस बीमारी को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय पर इसका इलाज शुरू हुआ और तो बीमारी गंभीर होने का खतरा कम हो जाता है। रिसर्च के मुताबिक ये कोरोना से मुकाबला करने के लिए शरीर में बनी एंटीबॉडी के रिएक्शन का असर है। प्रदेश में जितने बच्चे एमआईएस से पीड़ित हुए हैं उनमें ज्यादातर बच्चों में कोरोना के लक्षण हल्के या नहीं के बराबर थे। एक बार इस संक्रमण से मुक्त होने पर बच्चों के शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। यही एंटीबॉडी बच्चों के शरीर में प्रतिक्रिया करती है। इस रेयर बीमारी के मामले देश के कुछ राज्यों में आए थे। तब बच्चों में बुखार, स्किन में रैशेस, आंखों में इंफेक्शन की समस्या हुई थी और कुछ गंभीर मामलों में बच्चों के कई अंग फेल हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर से पहले ही एमआईएस का अटैक का खतरा पैदा हो गया है। अब इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। यह बीमारी पोस्ट कोरोना सिस्टम के रूप में सामने आई है और एक स्टडी के मुताबिक संक्रमण की दोनों लहरों के दौरान अब तक रायपुर और बिलासपुर में ही 100 से ज्यादा बच्चे इससे संक्रमित हो चुके हैं। केवल राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ 60 से ज्यादा इस तरह के केस सामने आ चुके हैं और इस बीमारी को लेकर विशेषज्ञों का यह कहना है कि लापरवाही ना करें। अगर समय पर इसका इलाज शुरू हो तो गंभीर स्थिति नहीं होगी। रिसर्च के मुताबिक ये कोरोना से मुकाबला करने के लिए शरीर में बनी एंटीबॉडी के रिएक्शन का ही ये एक असर है। तो लगातार सावधान रहने की जरूरत है। बच्चों का विशेष ध्यान यहां पर रखना होगा कि एमआईएस का अटैक का खतरा जो है वो पैदा हो गया है। ऐसे में बच्चों को पूरी तरह से स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। किसी भी तरह की लापरवाही ना हो और यदि किसी तरह के कोई लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह जरूर लें। तो कोरोना की तीसरी लहर में जिस तरह से बच्चों पर ज्यादा संक्रमण की बात कही जा रही कि बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित होंगे और ठीक उससे पहले एमआईएस के अटैक का खतरा भी बढ़ गया है। और बच्चों की जिस तरह से बताया जा रहा है कि बच्चों के कई अंगों को डैमेज कर सकता है। रायपुर, बिलासपुर में ही कई बच्चे इससे अब तक संक्रमित हो चुके हैं। अब ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनकी भी चिंता निश्चित रूप से यहां पर बढ़ेगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। चलिए तो आखिर एमआईएस है क्या और किस तरह के इसके लक्षण होते हैं, शुरुआती दौर पर किस तरह के इसके लक्षण दिखाई देते हैं, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर कनक रमनानी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि किस तरह के इसके लक्षण होते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर कनक जी, आपका बहुत स्वागत है IBC24 में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कनक जी, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि एमआईएस है क्या, किस तरह के इसके शुरुआती लक्षण होते हैं? देखिए, ये पीडियाट्रिक्स में एक कोविड का मैनिफेस्टेशन ही बोलिए, कॉम्प्लिकेशन मत बोलिए उसको, कि पीडियाट्रिक कोविड का मैनिफेस्टेशन एडल्ट कोविड से अलग रहता है। ये अपन को पिछले साल ही दिख गया था, 2020 में ही इसका सारे डिटेल्स आ चुका था, क्योंकि अब थर्ड वेव जो कि है वो पीडियाट्रिक्स पे ज्यादा रहेगी ऐसा बोला जा रहा है। इसके लिए सब लोग को ज्यादा अब आगाह किया जाता है इन सब चीजों के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी इन्फ्लेमेटरी, मतलब इसमें क्या होता है, बेसिकली कोरोना के बाद अपने बहुत सारे जो सिस्टम्स है ना उसमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो जाते हैं।
आप लोग सब अभी तक 2 वेव कोविड के बाद आपको मालूम है कि एक हाइपर साइटोकाइन रिलीज होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। जो ये साइटोकाइन स्टॉर्म जब रिलीज होता है तो कुछ कुछ बच्चों में बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर देता है, जिसको अपन लोग MIS कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये बच्चों में अभी एंटिसिपेटेड है कि कोविड में दिखेगा। पिछली बार भी अगर अपन लोग 2020 की बात करें तो अपने महाराष्ट्र से ही स्टडीज आई थी जहां पे कावासाकी डिजीज वापस लौटी थी। कावासाकी, ये सब आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। कावासाकी डिजीज जैसे सिम्टम्स कोविड ने प्रेजेंट किए थे, उसी को MIS कहते हैं। अब MIS कुछ से क्या होता है, सबसे पहले तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे अडल्ट कोविड होता है उससे अलग रहता है पीडियाट्रिक कोविड। पीडियाट्रिक कोविड आमतौर पे या तो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा या तो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक रहेगा। माइल्ड सिम्प्टोमेटिक में या तो उनको GI सिम्टम्स आएंगे या तो उनको माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आएंगे, जिसमें उनको फीवर होगा, थोड़ा हल्का सर्दी खांसी होगा, हल्का पेट दर्द रहेगा। तो अपना 97% लोग तो उसी से सेटल हो जाएंगे। तो अगर अपन लोग प्रॉपरली बच्चों को ट्रीट करें तो अपने को डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो अगर 100 बच्चे इन्वॉल्व हैं तो 97 बच्चे एकदम माइल्ड डिजीज से ग्रसित रहेंगे, उनसे हमको डरना नहीं होता है। उसके बाद जो 3% बच्चे इन्वॉल्व होंगे उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किसी भी टाइप की डिजीज हो सकती है। जब अपन लोग माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर डिजीज में इन्वॉल्व करेंगे तो मॉडरेट डिजीज एंड सिवियर डिजीज में से किसी 1 से 3% बच्चे MIS में जाएंगे। MIS जो रहेगा वो या तो साथ में कोविड रहेगा या तो साथ में कोविड नहीं रहेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चे में कोविड खत्म हो जाएगा उसी के बाद में ये प्रेजेंट करेगा, इसमें ऐसा नहीं है। कभी कभी RT-PCR पॉजिटिव रहते हुए भी अपने को MIS के सिम्टम्स आएंगे। MIS में क्या होगा कि बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं एक साथ इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला ऑर्गन जो इन्वॉल्व हो सकता है वो अपना आएगा हार्ट। अब इसमें अपने को समझने की बात है कि ये अडल्ट कोविड में भी ये देखा जाएगा। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी का फेफड़ा अकेले काम करता है या किसी का हार्ट अकेले काम करता है। फेफड़ा और हार्ट जो होता है, ये हार्ट लंग एक यूनिट होता है। हार्ट वर्क्स विद द लंग, लंग वर्क्स विद द हार्ट। तो अपन का जो ये हार्ट लंग यूनिट है, इसमें से कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। जब अपने हार्ट में बहुत ज्यादा सिम्टम्स आएंगे तो यानी हार्ट इन्वॉल्व हो गया। अगर अपने को दूसरे सिम्टम्स मिले, यानी जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो रहे हैं, जो साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं, जो इंटरल्यूकिन्स रिलीज हो रहे हैं, अगर वो बॉडी में अलग टाइप के सिम्टम्स देखे या तो हाई ग्रेड फीवर देगा। अभी अभी एक स्टडी आई है जिसमें इंडिया में इसी सेकेंड वेव में कितने बच्चों को क्या सिम्टम आया, तो जो MIS आया उसमें से 97% बच्चों को फीवर के साथ प्रेजेंट किया। फीवर, आंखों का लालपन होना, थोड़ा सा 1-2 लिम्फ नोड्स होना, थोड़ा सा सांस तेज होना। तो उसके बाद इसको कावासाकी लाइक सिंड्रोम बोला गया। कावासाकी लाइक सिंड्रोम को या तो आप ट्रीट करेंगे या सेकेंड फेज में जो आएगा वो कार्डाइटिस आएगा, जिसमें हार्ट को इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हार्ट इन्वॉल्व होता है तो उसका बहुत सारा टाइप का चेंजेस होता है, जिसमें कॉमनली मायोकार्डाइटिस मिलता है। अदर सिम्टम्स जो बच्चों में इसमें मिल रहे हैं वो ये सब मिल रहे हैं कि बच्चों को कोमा, कन्वर्जन, ये सब आने लग गया है और उनकी नसें भी इन्वॉल्व हो गई हैं। तो ये सब सिम्टम्स इसी बार इंडिया में दिखे हैं और इनको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया गया। इसमें डेथ रेट बहुत लंबी नहीं थी, बहुत घबराने वाली बात नहीं थी। बस अपन लोग को टाइमली ये सब जो चीजें होती है इनको यूज करना होता है। अगर आपके बच्चे को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, कोई रैश आ रहा है, फीवर उतर ही नहीं रहा है, तो सब कुछ घर में न मैनेज करते हुए एक बार एक अच्छे डॉक्टर को अप्रोच करिए। वैसे भी कोरोना कॉल में हर डॉक्टर मदद के लिए चालू रहता है, तैयार रहता है, इसलिए आप अपने डॉक्टर को कम से कम फोन पे जरूर कंसल्ट करें। जी, निश्चित रूप से डॉक्टर कन्ना जी, जिस तरह से तीसरी लहर की बात की जा रही है और तीसरी लहर में ज्यादातर बच्चों के संक्रमित होने की अब तक बात निकलकर सामने है, ऐसे में MIS का अटैक, परिजनों की चिंता, जो माता पिता है उनकी चिंता निश्चित रूप से यहां पर बढ़ गई है। वो किस तरह से अलर्ट रहें, सतर्क रहें, वो किस तरह से अब इन परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल वो करें? देखिए, सबसे पहला इशू क्या है कि थर्ड वेव में बच्चों के संक्रमित होने की संभावना एक तो बहुत बड़ा रीजन है, इसलिए बोली जा रही है क्योंकि जो वेरिएशंस हो रहे हैं अब वो साइटोकाइन स्टॉर्म बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो जो केमिकल चेंजेस अपनी बॉडी में हो रहे हैं वो काफी कॉमन हो रहे हैं। दूसरा यह है कि अडल्ट मोटा मोटी वैक्सीनेटेड है। अब इसमें ना प्रिकॉशन सेम ही चलेगा।
आपको मास्क पहनना ही है, 2 गज की दूरी लगानी ही है, और आपके हाथों की स्वच्छता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां तक अति आवश्यक नहीं हो घरों से नहीं निकलना। यदि हम ही अपने घर से नहीं निकलेंगे तो हमारे छोटे बच्चे भी नहीं निकलेंगे। तो जितना कोरोना से बचाव के सारे उपाय हैं कि आप सबसे 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथों की स्वच्छता पे ध्यान दें, तथा आप मास्क हमेशा लगाए रखें, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। दूसरा, अपने को जहां तक हो सके जितने भी परिजन है वो अपने आप को वैक्सीनेट करें। वैक्सीनेशन अगर अपनी कंट्री 40 से 50% भी वैक्सीनेट होती है तो अपन ने फर्स्ट फेज में बोला था कि अपने को साइकिल ब्रेक करनी है। अपन वो साइकिल ब्रेक करते, एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान, अगर चौथा इंसान वैक्सीनेटेड है तो वो साइकिल वहां पे टूटती है। उससे हिंदुस्तान में जो संक्रमण की मात्रा है, जो वायरस का लोड है एक शहर में, वो धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि कम लोग संक्रमित हैं तो बच्चे कम कांटेक्ट में आते हैं तो बच्चे कम अफेक्ट होते हैं। देखिए, अपन लोग सब एक कॉम्प्लिकेशन से डर रहे हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन 100% प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन है। अगर सारे अडल्ट, सारे परिजन अच्छी तरह से वैक्सीनेशन करें, बाकी सब नियमावली का पालन करें, तो बच्चे इन्वॉल्व ही क्यों होंगे। अपन को ही अपने बच्चों को बचाना है, अपन को व्यर्थ मार्केट्स में नहीं घूमना है, बच्चों को फालतू नहीं घुमाना है जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आपको जब भी अगर गॉड फॉरबिड किसी को कोरोना पॉजिटिव हो ही गया फैमिली में, तो प्लीज अगर आपको पहला सिम्टम आता है तो चेक कराएं। सेकेंड लहर में बहुत लोगों ने जो लेट किया था डायग्नोज करने में, वो बहुत घातक साबित हुआ था। अगर तीसरी लहर सही में बच्चों पे है तो किसी भी परिजन को अगर पहला सिम्टम आता है कोविड का तो इमीडिएटली उसको चेक किया जाए। चेक करने के बाद आपको अपने बच्चे को बहुत ही ध्यान पूर्वक रखना है। बच्चे में कब कौन सा सिम्टम आ रहा है, बच्चे की सांस तो नहीं फूल रही है, एक बच्चा ना अगर आप सांस नहीं घूम सके बच्चे की तो बहुत टिपिकल होता है कि बच्चा बात कैसे कर रहा है। अगर छोटा बच्चा है तो वो माँ का दूध पी पा रहा है कि नहीं, माँ का दूध पीने में ही अगर किसी बच्चे को तकलीफ होने लगी तो डॉक्टर को दिखाइए। बड़ा बच्चा है तो बोल नहीं पा रहा है, एक एक शब्द में बोल रहा है, नाक के नथुने फैल रहे हैं, हाथ में नीलापन दिख रहा है, सांस थोड़ी तेज चल रही है, ये सब पे ध्यान दीजिए। दूसरा, अगर बुखार बहुत तेज है, पल्स ऑक्स सब लोग अपने घर में रखिए। कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि सैचुरेशन 90 भी टच कर रहा है तो इमीडिएटली हेल्थ केयर सर्विस को टच करिए। अगर माइल्ड डिजीज है और आपके घर में ऐसा है कि आपका कोई परिजन बच्चे के साथ रह सकता है और उसको मेडिकली सब समझ में आता है, वो डॉक्टर से कांटेक्ट में है, तो ही होम क्वारंटाइन बच्चों के मामले में ऑप्ट करिए, वरना जाके एडमिट हो जाइए। जहां पे भी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की सांस जो है वो थोड़ी भी तेज चल रही है, यानी अगर बच्चा 2 महीने के नीचे है तो 60 के ऊपर की सांस, 11 महीने के नीचे है तो 50 के ऊपर की सांस, और उस 2 साल के नीचे है तो 40 के ऊपर की सांस। अगर कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा तेज गति में सांस ले रहा है, या बच्चे को रोने में भी नीलापन दिख रहा है, दिल की गति बढ़ रही है, बच्चा सुस्त हो रहा है, बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा है, बच्चा उतना दूध नहीं पी रहा है, या बच्चे में पीलापन आ रहा है, या बच्चे का पेशाब कम हो गया है, तो प्लीज अर्जेंटली एडमिट करिए। हमेशा MIS कोरोना के खत्म होने के बाद नहीं आता है, कभी कभी RT-PCR पॉजिटिव स्टेट में भी आता है। MIS का बकायदा डिस्टिंक्शन किया गया है कोविड प्लस कोविड फॉलोअप, यानी पोस्ट कोविड या कोविड के साथ, और अपन को दोनों स्थिति में अपने बच्चों को बचाना है। दूसरा, अगर एक्टिव कोविड में बच्चे को RDS होता है, जिसको अपन लोग अडल्ट में ARDS कहते हैं, उसको PRDS कहते हैं। उसमें ये होता है कि बच्चा जो है उसकी ऑक्सीजन के हिसाब से उसका सैचुरेशन कैसे मेंटेन हो रहा है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अगर बच्चे को डॉक्टर ने बोला लग सकती है तो आप लोग टाइमली रिएक्ट करिए। बच्चे को अगर कोई भी ब्लड टेस्ट किया जाता है, जैसे कुछ ब्लड टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है MIS को रूल आउट करने के लिए, एक्सरे उसमें एडेड है, वो पहले मैंडेटरी टेस्ट कराइए। अगर आपका डॉक्टर आपको सेकेंड लाइन टेस्ट एडवाइस कर रहा है तो प्लीज करवाइए, क्योंकि अपन लोग इन सब बीमारियों को जितनी जल्दी इलाज करते हैं उतनी जल्दी ये ठीक होती हैं। अगर अपने हाथ से केस बिगड़ा ही हुआ है तो दवाइयां इसमें फेल हो जाती हैं। रेमडेसिविर जो है वो मॉडरेट डिजीज में काम आती है, सिवियर में उसका रोल नहीं है, तो डिजीज को सिवियर होने से पहले पकड़िए। आप प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, प्लीज अपने प्रिकॉशन के जो मेजर्स हैं उसको मत छोड़िए।
टाइम पे डायग्नोज करिए और डिजीज की सिवियरिटी इंक्रीज होने से पहले रिएक्ट करिए, रिएक्ट ऑन टाइम। जी, निश्चित रूप से यहाँ पर सावधान रहने की बेहद जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कनक जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, वो इसलिए भी जानना बेहद जरूरी है कि हम इसे हल्के में ना लें, इसे लेकर लापरवाही ना बरतें। यदि किसी तरह की कोई लापरवाही होती है MIS को लेकर, तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? सर देखिए, MIS खुद से प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। कावासाकी सिंड्रोम जो है, अगर वो लेट हो गया ना, तो वो आपके हार्ट के पास एन्यूरिज्म्स बनवा देता है। एन्यूरिज्म कैसे समझेंगे आप? जैसे पानी का भरा हुआ होली का गुब्बारा। तो अपने हार्ट के पास के जो अयोटा है, जो अपना मेन ग्रंथि है, जो हर कहीं ब्लड पहुंचाती है, अगर वो गुब्बारे की तरफ फूल गई तो वो जिंदगी में कभी भी नुकसान कर देगी। एक वो, अगर दूसरा है तो MI हो जाता है। MI में आपने बहुत लोगों को अभी सुना, सेकेंड वेव के बाद ये बंदा हार्ट अटैक से चला गया। वो हार्ट अटैक नहीं था सर, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स थे सब। क्या है, MIS के साथ एक बहुत कॉमन चीज चल रही है, वो है थ्रोम्बोसिस। वो बहुत कॉमन है कोविड में। तो जैसे ही वो थ्रोम्बस यानी खून का थक्का, वो शरीर के किसी भी धमनी में फंस सकता है, और जैसे ही वो छूटा, वो सीधा हार्ट की या लंग की जाके एक धमनी को ब्लॉक कर देता है, जिसको अपन लोग हार्ट अटैक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलेंगे। ये सब जानलेवा चीजें होती है। और कावासाकी खुद से अगर टाइम पे ट्रीट करी तो वो हार्ट पे कुछ प्रॉब्लम नहीं छोड़ती है। दूसरा, अगर कार्डाइटिस है, कार्डाइटिस में क्या होता है, जो हार्ट की मसल होती है वो थोड़ी लूज हो जाती है। लूज क्यों हो जाती है? कभी भी आपने सड़ी हुई ब्रेड देखी होगी, वो ब्रेड एकदम नरम हो जाती है, उसका हाथ लगाया वो टूट जाती है। ऐसे ही जब कोरोना में ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो अपने अंदर के जो वेसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने लगते हैं और वो टूटने जैसे लगने लगते हैं। ऐसे जो हार्ट की मसल है ना, उसमें मायोकार्डाइटिस हो जाता है। तो वो जो मसल है वो थोड़ी फ्लैबी हो जाती है, उसका जो काम है वो परफेक्ट नहीं होता है। अगर मेरा हार्ट ही परफेक्ट काम नहीं करेगा तो मेरे शरीर के अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और ये सब जानलेवा बीमारियां हैं। तो इसको बिल्कुल किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, निश्चित रूप से डॉक्टर कनक जी, ये खतरनाक तो है, लेकिन बेहद जरूरी है कि हम इसे लेकर पूरी तरह से सावधान रहें और इसे लेकर सतर्क रहें। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कनक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।